हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एंशिएंट हिस्ट्री के और भी बहुत सारे टॉपिक्स प्रोवाइड कराए हैं और एक टॉपिक का डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा था कि मौर्य साम्राज्य को कराइए। और मैंने आपको ऑलरेडी ये सारी चीज़ें बताई है कि एंशिएंट हिस्ट्री का मेरा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की नोट्स कंप्लीट है। 58 पेजेस का मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखा है और आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया है, ठीक है। और ये सभी नोट्स हमारे एप्लीकेशन पर जो कि ऑलरेडी अपलोडेड है, और वहाँ से अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो ये आपकी गलती है। मैं आपको सब कुछ वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। और आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं और साथ ही साथ और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि इसमें आपसे पूछा जाता है मौर्योत्तर काल, ब्राह्मण साम्राज्य से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं और आज के इस कमाल के सेशन को ख़त्म करते हैं। सबसे पहले मौर्य साम्राज्य बात करते हैं। संस्थापक जो होते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में बनाई थी। और हम जानते हैं कि पाटलिपुत्र शहर का जो निर्माण है, नींव रखी गई थी, वो उदाइन के द्वारा रखी गई थी। उदाइन जो कि एक जैन धर्म का अनुयायी था, राइट। उदाइन हर्यक वंश से संबंध रखते थे। इन्होंने पाटलिपुत्र को गंगा और गंडक, ठीक है, गंगा और गंडक नदी के संगम पर ये पाटलिपुत्र नगर को बसाया था, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता था? तो सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में किसने किया था? ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा था। विलियम जोन्स ने किया था। ये नाम याद रखिएगा, डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा। विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान सेंड्रोकोटस के रूप में की थी। चंद्रगुप्त की माता जो थी उनका नाम मूर था। मूर संस्कृत में इसका अर्थ होता है मौर्य, और इसी कारण इस वंश का जो नाम है वो मौर्य वंश माना जाता है, ठीक है। मुद्रा राक्षस तो आपने सुना ही होगा। यहाँ से बार बार पेपर में पूछा जाता है मुद्रा राक्षस की लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये ध्यान रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, विशाख दत्त। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो राजनीति से है। अर्थशास्त्र राजनीतिक से है। और कौटिल्य जो है, विष्णुगुप्त जिन्हें हम जानते हैं, चाणक्य भी जानते हैं, उनके द्वारा ये अर्थशास्त्र लिखा गया था, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना नंद वंश के बाद करते हैं। और जब ये अर्थशास्त्र के जो जनक थे यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक थे, जिनको हम जानते हैं चाणक्य, उनकी सहायता से इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में इन्होंने मगध की गद्दी को संभाला, राइट। चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ये याद रखिएगा। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त किस कुल के थे? तो इनको वृषल या फिर निम्न कुल के रूप में बताया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त को वृषल या फिर निम्न कुल के रूप में बताया गया, ये याद रखिएगा। सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष इन्होंने हराया? तो 305 ईस्वी में हराया था। सेल्यूकस निकेटर के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ, और इस युद्ध की जो संधि है वो इसमें सेल्यूकस हारता है और अपनी बेटी का विवाह जो है वो इनके साथ करता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तब जाकर के युद्ध की संधि होती है। आज मैंने मॉर्निंग में युद्ध और संधि पर एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा था, युद्ध और संधि पर। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो फिर आपकी ये गलती है। आप जाइए और इस वीडियो को देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो आपके पेपर में डेफिनेटली पूछा जाएगा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके किन प्रांत को दहेज के रूप में दिए थे? 4 प्रांत, एक काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 जो है वो दहेज के रूप में चंद्रगुप्त को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है उसके बारे में थोड़ा सा देखिए। उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर के पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक इनका जो साम्राज्य था वो फैला हुआ था, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय के विषय में जानकारी अगर बात करें तो तमिल के किस ग्रंथ में मिलता है? तो अहनानूर और मुरनानूर में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, आप इसे ध्यान में रखेंगे। अशोक के अभिलेख से भी प्राप्त होता है, ये भी चीज़ याद रखिए। मतलब इनके दक्षिण विजय का जो जानकारी है वो हमें इनके अशोक का अभिलेख था उससे भी प्राप्त होता है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है, इंपॉर्टेंट है।
ये सब क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में देखने को मिलता रहता है, तो याद रखिएगा। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय किस अभिलेख से प्रकट होता है? तो महास्थान अभिलेख है एक, उससे हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में आपसे यही पूछा जाएगा कि किस अभिलेख से बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय का किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो महास्थान अभिलेख से। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी, भद्रबाहु से ली थी। अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो किससे लिया था? तो उपगुप्त से लिया था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए जब आप लिखते हैं अशोक तो सबसे पहले ऊ लिखते हैं और यहाँ पे उपगुप्त में भी ऊ है। इस तरह से आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में कितने वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो लगभग 12 वर्षों का भीषण अकाल देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रश्न एक, मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था? तो ध्यान रखिए कि मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, राइट, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त के दरबार में ये रहते थे। पुस्तक इनकी इंडिका है, जो कि बार बार पेपर में पूछा जाता है कि इंडिका किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा है। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में हमें अच्छे से वर्णन इस पुस्तक में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद चंद्रगुप्त की मृत्यु कब होती है? तो 298 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु होती है। श्रवण बेलगोला में उपवास से इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को एक नाम दिया था जिसका नाम आप यहाँ पे याद रखना, पॉलीब्रोथा, ठीक है। पॉलीब्रोथा का नाम दिया था मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को, ठीक है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा को पढ़ कहा जाता था। पढ़ एकदम भीव्यय रहेगा, पढ़। मालवा, गुजरात तथा महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। अब ये तो हो गया मौर्य साम्राज्य से जुड़ी हुई चीज़ें जो आपके पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं। इनसे घुमा फिरा करके कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते रहते हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये PDF तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल ही जाएगा। अगर आपने ज्वाइन करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग मौर्योत्तर काल ब्राह्मण साम्राज्य, जहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। अशोक की मृत्यु के बाद उसके किसी भी उत्तराधिकारी में इतनी योग्यता न थी कि वह मौर्य साम्राज्य का संचालन कुशलता से पाने में समर्थ हो। इस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन होता गया, धीरे धीरे पतन होता गया। अशोक का उत्तराधिकारी एक कुणाल आता है जो कि 8 वर्षों तक शासन करता है। कुणाल के बाद दशरथ ने 8 वर्षों तक शासन किया था। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक याद रखना कि अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल बनता है। बृहदत्त की बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखिए, जो बृहदत्त हैं, बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। बृहदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक थे और यहाँ पे 185 ईसा पूर्व में उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या कर राजगद्दी हथिया ली। इसके साथ ही मौर्य वंश और मौर्य साम्राज्य का अंत माना जाता है। यानी मौर्य के बाद जो है वंश बनता है यहाँ पे कौन सा? शुंग वंश आता है। हसीन मासुका, मैंने आपको एक चीज़ बताया था, हसीन मासुका, ठीक है, मासुका 7, ये जो होता है वो मगध पर शासन करने वाले जो वंश थे उनका क्रम है, मगध पर शासन करने वाले। अब यहाँ पे देखिए हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, फिर आता है मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सतवाहन वंश। आप इसी तरह से याद रखेंगे तो ये आपका याद रहेगा। और हमेशा पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बताइए कि इनका क्रम क्या था। तो हसीन मासुका 7 याद रखोगे तो आप आसानी से याद कर पाएंगे, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ध्यान रखने वाली बात है कि ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत शुंग, कर्ण तथा आंध्र सतवाहन आदि वंशों का उदय हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शुंग वंश सबसे पहले। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। बृहदत्त का ये सेनापति था, प्रथम शासक जो ब्राह्मण जाति का था। राजा बनने के बाद भी सेनापति ही कहलाया और इसके शासनकाल में प्रथम यूनानी आक्रमण भी हुआ था, ठीक है। शुंग वंश का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक चलता है। राजधानी इनकी विदिशा थी, राजधानी विदिशा थी। नेक्स्ट आता है कि बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा गया, ठीक है, बौद्ध द्रोही कहा गया। ये थोड़ा सा याद रखिएगा किसे कहा गया, तो पुष्यमित्र शुंग को कहा गया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने युद्ध में पराजित कर दिया था। तो एक प्रश्न आपसे ये से पूछा सकता है कि किस यूनानी कमांडर को, मतलब किस इंडो यूनानी शासक को यानी मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कि शुंग ने महर्षि पतंजलि के माध्यम से अपने राज्य को 2 बार अश्वमेघ यज्ञ करवाया। महर्षि पतंजलि की बात करें तो संस्कृत के प्रखंड जो कि
विद्वान थे, महाभाष्य नामक व्याकरण की इन्होंने रचना भी की थी, तो ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण कराया था। ये प्रश्न तो आपने भी देखा होगा, कई बार पूछा गया। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करा? पुष्यमित्र शुंग ने। साथ ही साथ सांची स्तूप का विस्तार एवं अलंकरण इसने करवाया था। सांची स्तूप अशोक के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने कराया था, लेकिन इसने विस्तार और कुछ अलंकरण इसमें कराया था। शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना की गई थी। मनुस्मृति की रचना जो कि मनु ने, आप जानते हैं, तो इसकी रचना शुंग काल में ही की गई थी। एक वेशनगर अभिलेख आता है जहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं वेशनगर अभिलेख से, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। इसमें उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला का यूनानी राजा एंटियाफिल्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बना करके भागभद्र के दरबार में भेजा और हेलियोडोरस यहाँ आकर भगवत धर्म को स्वीकार कर लिया। भगवत धर्म वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज स्थापना किया। देखिए, हेलियोडोरस अगर पूछा जाए कि किस धर्म को स्वीकार किया था, तो भगवत धर्म को इन्होंने स्वीकार किया था, या फिर इसको वैष्णव धर्म भी कह सकते हो। पुष्यमित्र शुंग ने 36 वर्षों तक सफलतापूर्वक शासन किया। नोट में है कि शुंग वंश का 10वां और अंतिम राजा देवभूति था, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव कर्ण ने की थी। वासुदेव कर्ण ने की थी और इसके बाद कर्ण वंश की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना जो संस्थापक थे वासुदेव कर्ण, 73 ईसा पूर्व। शासनकाल जो है इनका 45 वर्षों तक 4 राजाओं के शासन, मतलब 4 राजाओं ने शासन किया इस 45 वर्षों में। वासुदेव कर्ण ने 9 वर्ष, भूमिपुत्र ने 14 वर्ष, नारायण जो कर्ण है इन्होंने 12 वर्ष, और सुशर्मा जो कर्ण है वो 10 वर्षों तक मगध पर शासन करते हैं। ये हमें उतना याद नहीं रखना है, बस याद रखिए कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव कर्ण। कब शासक बने? 73 ईसा पूर्व में। क्योंकि आपको एग्ज़ाम पास करना है, ना कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है। तो अब आप वैसे काम करो जिससे काम चल जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। ऐसा ना कि आप बस सिर्फ पढ़ते गए और एग्ज़ाम में भी कुछ नहीं कर सको, ऐसा मत करना। अच्छे से पढ़ लो कि एग्ज़ाम में कम से कम जब क्वेश्चन दिखे तो आराम से कर सके। सुशर्मा की बात आती है तो कर्ण वंश का अंतिम शासक के रूप में इनको माना जाता है। यहाँ पे भी हमने देखा कि सुशर्मा जो कर्ण थे वो 10 वर्षों तक मगध पर शासन करते हैं। उनके सेनापति सिमुक थे। सिमुक 60 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर देता है। मतलब एंशिएंट हिस्ट्री में देखा जाए, हम ऊपर से ही देखते आ रहे हैं, ऐसा ही चलता आ रहा है कि हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु के जो पुत्र था उसने, उदयन ने खुद उसकी हत्या की। इसी तरह के क्रम में यहाँ पे भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि एक वंश का दूसरा जो सेनापति है, अमात्य हैं, वो सब कुछ कोई ना कोई हत्या करके ही गद्दी को अपनाए हुए हैं। मतलब ये सत्ता जो है वो ऐसे ही चलती है। अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो सतवाहन वंश से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, राइट। तो सतवाहन वंश में याद रखना है कि संस्थापक तो पहले सिमुक थे। 60 ईसा पूर्व में इन्होंने गद्दी को संभाला, इस वंश की स्थापना की। शिष्टक और सिंधुक भी इन्हें कहा जाता है, यानी जो सिमुक हैं इनको शिष्टक और सिंधुक भी कहा जाता है। तो हो सकता है ऑप्शन में, क्योंकि अब एग्ज़ाम का ट्रेंड थोड़ा सा बदलता जा रहा है। पहले सिमुक लिखता था, अब ऐसा ना हो कहीं कहीं शिष्टक देखने को मिले, तो आप ऐसा समझो कि यार ऑप्शन में तो था ही नहीं। लेकिन हो सकता है आप जो चीज़ पढ़ करके जा रहे हो वो कहीं और ना मिला हो, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ होती है, तो पढ़ लेना। अन्य जो नाम बात किया जाए सतवाहन वंश का, तो इसे आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र सतवाहन वंश कहते हैं। राजधानी इनकी प्रतिष्ठान थी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पुराणों में सतवाहनों को आंध्र भृव और आंध्र जातीय कहा गया। नेक्स्ट है कि सतवाहन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा के रूप में गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। एकदम इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। पश्चिम का स्वामी इसको कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पश्चिम का स्वामी के रूप में किसे जानते हैं, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी को। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सतवाहनों का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र था और बाद में आंध्र प्रदेश में ये बसे थे। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है कि सिमुक की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई जो यहाँ पे देखेंगे कृष्ण या फिर कान्हा शासक बना। इसके बाद कृष्ण का पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बना। सतकर्णी प्रथम की बात करें तो सतवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक ये होता है। सतकर्णी प्रथम की पत्नी निका का नानाघाट अभिलेख। नानाघाट अभिलेख का संबंध कई बार ये पूछा जाता है कि संबंध किससे है, तो ये सतवाहन वंश है। ठीक है, सतवाहन वंश से है, ये याद रखना। नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है
जिसमें सतकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई है। नानाघाट अभिलेख के बारे में बात करें तो इसी अभिलेख में सतकर्णी को महान विजेता और महान शासक बताया गया है। सतकर्णी ने ब्राह्मणों को दिस्य दान यानी मुद्रा के साथ साथ भूमि दान भी दिया था। तो देखिए प्रश्न आपको यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा है वो किसने स्टार्ट किया था? तो सतवाहनों ने स्टार्ट किया था, सतवाहनों ने स्टार्ट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक भूमि अनुदान ब्राह्मणों को किस वंश के द्वारा किया गया था? तो वो है फिर गुप्त वंश। तो ये 2-3 पॉइंट है जो कि कंफ्यूज करता है और आपको अच्छे से याद रखना है। यानी सबसे पहले भूमिदान देखने की जो प्रथा स्टार्ट की गई वो आपका सतवाहनों ने किया, लेकिन सर्वाधिक भूमि जो अनुदान किया गया वो गुप्त वंश में किया गया था। यह भूमि का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण, मतलब भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है नानाघाट अभिलेख से। ठीक है। सतकर्णी यानी सतकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी नागानिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शक्तिश्री व वेदश्री के नाम से शासन किया। यह प्रथम भारतीय महिला शासक के रूप में जाना जाता है। अब हम एक जानते हैं मेडाइवल हिस्ट्री में रजिया सुल्तान, वो पहली मुस्लिम शासिका बनती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें प्रथम भारतीय महिला शासिका तो ये नागानिका के नाम आपको याद रखना है। ठीक है, सतवाहन वंश से संबंध रखती है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे कि हमारे प्राचीन भारत इतिहास में वो कौन सी महिला शासिका है, प्रथम भारतीय महिला शासिका कौन सी है और उनका संबंध किस वंश से है, तो ये याद रखना है नागानिका सतवाहन वंश से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो आपको याद रखना है। पुराणों में राजा हाल एक विद्वान राजा था जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है गाइस, तो एकदम वीवीआई आप इसको मान करके चलो। गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? तो राजा हाल ने किया है। पुराणों में राजा हाल एक विद्वान थे, इन ग्रंथ की रचना की है। सतवाहन काल की जो भाषा थी वो प्राकृत थी और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी, ये भी याद रखिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको एक अलग थोड़ा सा पॉइंट लिख करके बनाया। गौतमी पुत्र सतकर्णी शकों के छहरात्र कह सकते हैं, छहरात्र वंश के राजा नहपान से गौतमीपुत्र सतकर्णी का भीषण संग्राम हुआ था। इसमें सतकर्णी विजयी रहा और इस वजह से गौतमीपुत्र सतकर्णी को छहरात्र वंश का विनाशक भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से उपाधि इनको मिली है। छहरात्र वंश का विनाशक किसे कहते हैं? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। बलश्री गौतमी के नासिक अभिलेख, ये एक अभिलेख मिलता है। नानाघाट अभिलेख हमने ऊपर में देखा था, अब यहाँ पे एक और अभिलेख मिलता है। नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसके विजय घोड़ों के 3 समुद्रों का पानी पिया और इसकी विजय पताका मतलब अपराजय थी। अपराजय का मतलब सब समझते ही हो, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। नासिक अभिलेख का संबंध गौतमीपुत्र सतकर्णी से था। तो कई बार ये पूछा जाता है कि हमें गौतमीपुत्र सतकर्णी के विजयों के बारे में उल्लेख जो है वो किस अभिलेख से मिलता है, तो ये आपका नासिक अभिलेख याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट और आखिरी पड़ाव पर। सतवाहन वंश या फिर सतवाहन काल के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार की बात करें तो हाल और गुड़ियाल थे, ये 2 याद रखिएगा। बृहत कथा कोश जो है वो गुड़ियाल के द्वारा लिखे गए बृहत कथा कोश। सतवाहनों का समाज जो था वो मातृ सतात्मक था। सतवाहन काल में चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन था। यानी इस टाइप के मुद्रा यहाँ पे 5 प्रकार की मुद्राएं देखने को मिलती थी। सतवाहन काल में सुपारा यानी सोपारा और कलियन जो कि कल्याण सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह थे। ठीक है, सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आप थोड़ा सा नीचे कमेंट करके बताना गाइस, और जैसे कि जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताया उनको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप कोई टॉपिक्स चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करो कि इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपने आप से मैं लेकर के आता ही रहता हूँ, बस आप लोग रेगुलर वीडियो देखते रहो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।